अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सजीला निसा यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पसंदीदा नावल फ़नाए जाना की किस्त नंबर 7। किस्त को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी लाजम दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। पुरसुकून हो जाओ, हम तुमसे मोहब्बत करता है, हर बार समझाता है। वो इतना बोलता है इसकी थोड़ी पर झुका था, इस अमल से वो गड़बड़ा उठी थी और इसके सीने पर हाथ रखते इसे फ़ौरन पीछे किया था। ये आप क्या कर रहे हैं? बीवी बीवी का रट लगाया था और अब ये भी हम बताएं कि क्या कर रहा है। हम चाहता है कि तुम पुरसुकून हो जाए। वो इसे धीरे से बोलता, हाथ बढ़ाकर कमर से थामता अपने सीने से लगा गया था और इसकी कमर को धीरे धीरे से हिलाता सिर्फ एक फिक्रा दोहरा रहा था कि हम तुमसे मोहब्बत करता है। और वो भी इसकी पनाहों में पुरसुकून सी जल्द ही नींद की दुनिया में पहुंच गई थी। बहुत सी गहरे सोचे थी जिन्होंने मूसा को अपनी लपेट में लिया हुआ था। वो अपने कमरे से निकलता साथ वाले कमरे में आ गया था। बहुत सी ऐसी बातें थी जो ज़ोराशा ने बोलते हुए इसका दिल जख्मी किया था, लेकिन इसने बड़ी महारत से सब्र का मुजाहिरा करते हुए इन बातों को बर्दाश्त किया था और नरमी से काम लिया था, क्योंकि वो इसकी बीवी थी, इसकी इज्जत, इसकी गैरत और सबसे बढ़कर वो इससे मोहब्बत करता था। इसकी दिलो दिमाग की मलिका थी। बेशक वो इसे कभी नहीं बताता था, लेकिन इसके हर अमल से इसकी मोहब्बत झलकती थी, जिसे ज़ोराशा बिल्कुल नहीं समझती थी। मेरे कुर्बान, तुम मेरा दिल हो। वो सोफे पर बैठा टांगे टेबल पर जमाए खुद से बड़बड़ाता, सर पीछे सोफे की पुश से टका गया था। तुम बहुत बुरे हो मूसा, इस्तेमाल कर रहे हो मेरा इन सब से बदला लेने के लिए, इसलिए तुम मुझे अपने साथ लाए हो। ज़ोराशा के अल्फाज यकदम से इसकी समातों में गूंजे तो इसने पट से अपनी आंखें वार किए थी और छत को देखा था। आई हेट यू ज़ोराशा, मैंने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। वो खफकी लहजे में सुमोई छत को घूरते हुए बोला था। और रही बात साथ लाने की, तो मेरे कल्ब की बढ़ती बेचैनी, मेरे दिल में उठते मोहब्बत के तूफान ने तुम्हें अपने साथ लाने पर मजबूर किया था। वो अब सफाई दे रहा था, इसकी कही बातों की अब खुद को सफाई दे रहा था और सोच रहा था कि जैसा ज़ोराशा ने सोचा वैसा कुछ नहीं, वो तो अपने बेकाबू दिल के हाथों मजबूर था। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक से उठते शोर पर वो फौरन से सीधा हुआ था। जब तक वो बाहर मची हफरा तफरी को समझा था, गोलियों की चीर देने वाली आवाज़ ने इसके कानों में गूंजी थी। वो गोलियों के उठते शोर पर फौरन से दरवाजे की जानिब लपका था, क्योंकि वो जानता था अभी ज़ोराशा चिल्लाना शुरू कर देगी और इसकी तवक्का के ऐन बरकस वो जैसे कमरे से निकला, इसे अपने कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी थी। वो फौरन अपने कमरे में दाखिल हुआ, ज़ोराशा को देखा जो कानों पर हाथ रखे मुसलसल चीख रही थी। ज़ोराशा, वो इसे पुकारता इसके पास पहुंचता इसको कंधों से थामा था। ज़ोराशा, मैं हूँ, डरो मत, चिल्लाना बंद करो। वो इसे मुसलसल यही कहता खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो आंखें बंद किए चिल्लाती जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। डैम इट ज़ोराशा, आंखें खोलो और देखो, मैं हूँ। इसे इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। पठान ने झुंझलाते हुए इसके मुंह पर अपना भारी भरकम हाथ रखते इसकी गोलियों के शोर के साथ बढ़ती चीखों का गला दबाया था। मुंह पर यूं हाथ रखे जाने पर वो होश में आती पट से आंखें खोली और अपने सामने पठान को मौजूद पाती इसे पुकारती इसके सीने से लग गई थी। पठान, ये गोलियां प्लीज़ बचा लो, ये लोग हमें मार। वो इसकी कमीज़ को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़े इसके सीने से लगी सिसकते हुए बमुश्किल बोली थी। कुछ नहीं होगा। वो नरमी से इसे खुद से अलग करता दराज से अपना रिवॉल्वर निकाला था, जो हमेशा की तरह अब भी फुल ही था। कमरे से मत निकलना, मैं कुछ देर में आता हूँ। वो इसकी गाल को नरमी से छूता पलटा था, लेकिन ज़ोराशा ने इसका हाथ फौरन थामा था। नहीं पठान, तुम मत जाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा। इसने सख्ती से इसका हाथ पकड़ते फौरन से इसे जाने से रोका था। इससे पहले वो इसकी बात पर इसे सख्त अल्फाजों से नवाजता। बेड पर पड़ा इसका फ़ोन जगमग हुआ था। इसने अपना हाथ इससे छुड़वाते फ़ोन उठाया, जिस पर बहराम की कॉल थी। वो शायद वापस आ चुका था। इसने बिना किसी देरी के कॉल उठाई थी। हाँ बहराम, क्या तुम आ गए हो? और बाहर की क्या सूरत हाल है? इसने माथे पर बल डाले एक हाथ से फ़ोन कान के साथ लगाए, जबकि दूसरे से गन की नोक को धीरे धीरे माथे पर सहलाने लगा था। पठान, हमको खबर मिला तो फ़ौरन आ गया, और तुम फिक्र न करें, हम पहले से अंदाज़ा था कि वो लोग घर से फासले पर ताक लगाए बैठे हैं। हमारा नज़र चारों सौ था। बहराम की बात सुनते इसने अपने हाथ में मौजूद गन को देखा था। अच्छा, कितने लोग मारे गए इनके? वो इस कदर नॉर्मली अंदाज में पूछ रहा था कि ज़ोराशा फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर खौफ परेशान कुछ भी नहीं था, बल्कि लहजा और तासरात हमेशा की तरह नॉर्मल लेकिन संजीदा थे। मैं आता हूँ। बहराम की आगे से बात सुनते इसने फ़ौरन कहा था। नहीं पठान, तुम पठानी साहिबा के साथ रहे, हम सब संभाल चुका है। जितने आदमी थे बाएं हाथ का खेल था। यही समझे निशानाबाजी कर रहे हैं। आप फिक्र मत कर सब अंडर कवर है।
بہرام کی بات سنتے اس نے گہرا سانس بھرا اور فون کاٹا تھا۔ گولیوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی لیکن آگے سے کافی مدھم تھی۔ پٹھان نے فون بیڈ پر پھینکتے زوراشا کو دیکھا جو ابھی بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچے، 2 قدم اس کے قریب لیے تھے۔ وہ آج اپنی پٹھانی کی وجہ سے اس نیک کام میں حصہ نہ لے سکا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک سوچ ابھری تھی جسے فی الوقت اس نے رفع دفع کیا تھا۔ تمہیں میرے ہوتے کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ تم پٹھان کی پناہوں میں ہو۔ ان پناہوں میں کسی چیز کی بھی رسائی ناممکن ہے۔ وہ بھاری رعبدار آواز میں بولتا، گن کی نوک اس کی گال پر پھیری تھی۔ اور تمہیں ان سب کی عادت ڈالنی ہوگی کیونکہ یہ ہمارا روز کا کام ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ پٹھان کی تباہی کے لیے کوئی اٹھا ہے۔ روز نیا اٹھتا ہے اور روز ہی پٹھان اسے زمین میں دفنا دیتا ہے۔ وہ اسے سمجھا کم ڈرا زیادہ رہا تھا۔ آپ کو کچھ ہو سکتا تھا۔ آپ کے گھر پر گولیاں۔ اپنی گال پر گھومتی گن کی نوک سے وہ اٹکی ہوئی سانس سے بولی تھی، یہ پہلی بار نہیں چلی۔ بتایا تو ہے معمول کا کام ہے۔ یہ سب عادت ڈال لو ان کی۔ وہ گن کو بھی بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد اس کے سینے سے لگتی پٹھان کو حیرت کا جھٹکا دلا گئی تھی۔ اسے لگا پہلے وہ خوف سے اس کے قریب آئی تھی لیکن اب اسے من و حیرت نے گھیر لیا تھا۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اس کی سینے سے لگی بھرائی آواز میں بولی تھی۔ حویلی چلی جانا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھتے بولا جبکہ دوسرا اس کے بالوں میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے اس نے سینے سے سر اٹھائے خفگی سے اسے دیکھا۔ زوراشا کی خفگی بھری شکل دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اب کہ وہ مسکرا کر بولا تو وہ منہ پھلائے واپس سر اس کے سینے سے ٹکا گئی تھی جبکہ اس نے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھتے اس کو سینے میں بھینچا تھا۔ باہر گولیوں کی آواز ختم ہو گئی تھی۔ جانتا تھا جب تک نیچے جائے گا بہرام گھر کے باہر کا ایریا مکمل صاف کروا چکا ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا خون کی ایک چھینٹ نے بھی اس کے گھر کے اندرونی حصے کو گندا نہ کیا ہوگا۔ زویا کی نہ جانے کس پہر آنکھ کھلی تو خود کو داؤد کے حصار میں پایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اسے چھوا جیسے دیکھنا چاہ رہی ہو کہ کہیں خواب تو نہیں، لیکن اس کی نیند کے باعث بھاری سانسیں اس کے قریب ہونے کی علامت تھی۔ آج کتنے ہی عرصے بعد وہ اسے اپنی پناہوں میں لیے سویا تھا۔ وہ جس قدر بھی اس سے خفا رہ لے لیکن آخر کو اس کا شوہر تھا، اس کی محبت تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھوڑا اٹھی تھی اور اس کی تھوڑی بڑی داڑھی کو انگلی کی پوروں سے چھوا تھا۔ ہم حقیقت میں تمہارے قریب ہیں۔ داؤد کی آواز پر وہ گڑبڑا اٹھی تھی اور فوراً پیچھے ہونا چاہا لیکن داؤد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اٹھنے سے باز رکھا تھا اور آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جس میں نیند کی خماری ابھی باقی تھی اور کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ آپ گئے نہیں؟ وہ نظریں اس کے خمار زدہ نگاہوں سے چراتے ہوئے بولی تھی۔ اگر ہم چلا جاتا تو تمہارے منہ پر یہ حیا کے بکھرے رنگ کیسے دیکھ پاتا؟ وہ چہرے پر جھولتی کچھ آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے ریستے ہوئے بولا تھا۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ آپ ہمارے کمرے میں ہیں تو الگ سے فساد شروع ہو جائے گا۔ اس نے ماتھے پر فکر کے آثار سجائے کہا تو وہ مسکرایا۔ ہم سنبھال لے گا، تم فکر مت کر۔ ایسے سنبھالیں گے جیسے ہمیشہ سنبھالتے۔ اس نے اس کے قمیض کے بٹن کو دیکھتے کہا جس پر داؤد کی تمام خماری ہوا ہوئی تھی۔ زویا نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ ہمارا موڈ خراب کرنے کا ضرورت نہیں، فی الحال جو وقت ہے اس سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا دوبارہ آنکھیں موند گیا تھا جبکہ وہ بھی اس کی قمیض کے بٹن کو چھیڑتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اگلے روز تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب بہرام نے پٹھان کو کسی کی آمد کی اطلاع دی تھی جس کا سن کر پٹھان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پٹھان اپنی چال میں غرور لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں اس کا باپ اور چاچا سامنے صوفے پر برجمان تھے اور ان کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے جبکہ باقی گارڈز گھر کے باہر تھے جن کے چہروں پر پٹھان کو دیکھتے ناگواری اور نفرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پٹھان اپنے اس چھوٹے سے محل میں تہہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے، رعبدار آواز میں بولتا ان کے سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا جبکہ اس کے پیچھے بہرام کھڑا تھا۔ بکواس کرو، کس لیے بلایا ہے؟ بہروز خان عجلت میں بولا تھا۔ اتنا خوف موسیٰ زار پٹھان کا کہ آتے ہوئے پوری فوج لے کر آئے ہو۔ پراؤڈ آف یو موسیٰ زار پٹھان، پہلے تمسکرانہ اڑاتے انداز میں ان سے کہتا آخر میں خود کا کندھا تھپتھپایا تھا جبکہ وہ دونوں مٹھیاں بھیج کر رہ گئے تھے۔ تمہارا ان فضول باتوں کا ہمارے پاس وقت نہیں پٹھان، اب کے دلاور غصے سے بولا تھا۔ وقت ہے تو یہاں پر میری ایک پکار پر چلے آئے اور یا شاید میرے سے اتنی شدید محبت کہ جیسے میرے بلاوے کے منتظر ہو۔ وہ ایک آنکھ دبائے بولتا ان کو مزید تپا گیا تھا۔ اگر یہیں فضول میں وقت ضائع کرنا ہے تو ہم یہاں رکنا ضروری نہیں سمجھتا۔ بہروز اپنے بیٹے کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، جیسا مناسب لگے، جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ وہ کندھے اچکاتا
दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इनकी जानिब उछालते हुए बोला था। पठान बोलो वरना यही जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा हम। बहरोज और दिलावर के पीछे खड़ा एक आदमी गन निकालते बोला तो पठान ने माथे पर बल डाले संजीदगी से इसे देखा, फिर पीछे हाथ किया जिसमें बिना किसी देरी के बहरोज ने गन थमाई थी और अगले ही लम्हे इस गन से निकलती गोली इस आदमी का दिमाग उड़ा गई थी। बहरोज और दिलावर फटी फटी निगाहों से इसे देखने लगे थे। पठान बहरोज तैश की आलम में चिल्लाता खड़ा हुआ था। आवाज़ नीचे रखें बहरोज खान, ये मेरा घर है, तुम्हारी हवेली नहीं, जहाँ मैं ऊंचा एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त करूँगा, समझे आप? और ये कौन होता है हमारे मामलात में बोलने वाला? वैसे भी इसने 2 लड़कियों का रेप किया था, इसकी यही सज़ा थी। वो वैसे ही टांग पर टांग जमाए मुतमईन सा बोला था। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे आदमी को मारने का? वो अभी भी वैसे ही चिल्लाया था। आपको लगाम डालना चाहिए थी। यूं बेलगाम गधे रखेंगे जो कहीं कहीं भी मुंह उठाए भौंकना शुरू हो जाए तो पठान को लगाम डालना बखूबी आता है। इसके इत्मीनान में रत्ती बराबर फ़र्क ना आया था। तुम मेरे घर पर हमला करवाने के बाद भी आप दोनों जिंदा हैं, गनीमत समझे, एहसान समझे मेरा। इससे पहले दिलावर कुछ बोलता पठान की बात बीच में टोक कर बोला था। खुशकिस्मत समझे कि पठान अपने घर आए मेहमान का खून नहीं बहाता और बिन बुलाए मेहमानों का खून नहीं बचाता। आखिर में इशारा पीछे गिरे इस मुर्दा शख्स की जानिब था। हमने कोई हमला नहीं करवाया, बहरोज ने नजरें चुराए कहा। बच्चा समझा है क्या जो पहले की तरह बहलाएंगे और मैं आप लोगों की छोटी बातों में बहल जाऊंगा? इसने एक आइब्रो झुकाए कहा। ये सब पट्टियाँ तुमको बहराम खान का पढ़ाया हुआ है, हमको मालूम है। ये खनास तुम्हारे दिमाग में किसने भरा है? दिलावर भी खड़ा होता पठान के पीछे खड़े बहराम को देखते बोला, जो सर पर रुमाल बांधे बेतासी निगाहों से इन्हें देख रहा था। बहराम खान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अपना असूल तोड़कर खून बहाने में एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगा और बाहर मौजूद आप लोगों के दम झल्ले मेरा खाक भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो सफाक लहजे में बोलता इनको गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। तुम एक मुलाजिम की खातिर अब अपने बाप चाचा का खून बहाओगे? बहरोज ने नहुसत भरी निगाह बहराम पर डालते कहा तो पठान गहरा सांस लेता खुद भी खड़ा हुआ था। बहराम कोई मुलाजिम नहीं, ये बात आप दोनों बखूबी जानते हैं। या आप लोग मुलाजमों की नौकरियां इतनी कर चुके हैं कि सोच सिर्फ मुलाजमत तक महदूद रह गई है। आखिर में कई बात बहराम और दिलावर के तन बदन को आग लगा गई थी। माजी झनक से इनके सामने लौटा तो बेख्तियार इन्होंने झिरझिरी ली थी। एक दिन तुम पछताएगा, बहराम ने उंगली उठाए कहा तो पठान ने इनकी उंगली देखी, फिर इनके गुस्से से सुर्ख होते चेहरों को देखा था। आप लोगों ने जो किया इस पर आज तक ना पछतावा हुआ, तो मैं भी आप ही का खून हूँ, आप ही की औलाद हूँ, वह बेलचक लहजे में बोला था। और तैयार रहिएगा सूद समेत बदला के लिए, वो सद मेहरी से बोला था। क्या करेगा? हाँ, हवेली पर हमला, बताओ। दिलावर 2 कदम आगे बढ़ा था। नीच लोग, नीच सोच, चिच चिच। पठान का तंजिया अंदाज और बात सुनकर इनका मन किया इस घर को पठान के ऊपर ढा दें जो सुकून से इनका सुकून गारत कर रहा था। खाने का वक्त नहीं, यकीनन आप लोग अभी जाना चाहेंगे। दिलावर दिलावर जिसने कुछ बोलने के लिए लबवा किए थे कि पठान ने इसके अल्फाजों को वहीं ब्रेक लगाते तमीज़ से दफ़ा करना चाहा था। वो दोनों एहसास तौहीन से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ एक कारदार निगाह दोनों पर डाले वहाँ से निकल गए थे, जबकि पठान ने गहरा सांस भरा था। पठान, बहराम इसकी जानिब आए इसे पुकारा था। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बहराम।